नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में। हमारे साथ खास मेहमान हमारे द फेडरल के प्रसन्ना मोहंती, जो कि बहुत ही सीनियर एडिटर हैं, बिजनेस जगत के जानकार हैं। वो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी बैठक में लिए गए निर्णयों का ऐलान किया, और जिसमें एक निराशाजनक जो निराश हुई होगी उन लोगों की जो कि सस्ती ईएमआई का उम्मीद लेकर चल रहे थे, शायद फिर से ब्याज दरों में कटौती हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा है इस बार। जिसका उन्होंने हवाला भी दिया कि इस बार क्योंकि पहले ही आरबीआई ने फरवरी, अप्रैल और जून के महीने में जो बैठक हुई थी उसमें 100 बेसिस पॉइंट जो है रेपो रेट में कटौती की जा चुकी थी, तो इस बार आरबीआई ने इसको होल्ड रखा है, कोई बदलाव नहीं किया है। तो इसी पे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ प्रसन्ना मोहंती जी जुड़ चुके हैं और उनसे समझते हैं कि आरबीआई ने किन वजहों से निर्णय में बदलाव नहीं किया, रेपो रेट नहीं घटाया। तो सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल, क्यों रेपो रेट में चेंज नहीं हुआ इस बार? क्योंकि ज्यादातर लोग ये उम्मीद पाले हुए थे, क्योंकि जिस समय रेपो रेट में बढ़ोतरी शुरू हुआ वो 4% से 6.5% गया, अभी 5.5% है। तो कटौती क्यों नहीं, जबकि इन्फ्लेशन 2.10% से जून में है? कटौती इसलिए नहीं हुई है कि आप देखिए पिछले बार 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया था और सीआरआर भी 100 बेसिस पॉइंट से कम करके अब वो 3% पे आ गया है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? आपके पास ऑलरेडी बहुत लिक्विडिटी है, पैसा है सिस्टम में। जैसे कि गवर्नर साहब ने आज कहा, हमारे पास सरप्लस लिक्विडिटी जो है वो 3 लाख करोड़ के आसपास है ऑन ए डे टू डे बेसिस। इसका क्या मतलब होता है कि दो तरह के तरीके से आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूज करती है। तो मार्केट ऑपरेशंस होते हैं और फिर इंटरेस्ट रेट, रेपो और सीआरआर रेट से। अब इन सब को करने के बाद जब आप देखेंगे, बैंकिंग सिस्टम में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। लेकिन आप देखेंगे डे टू डे जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट होती है उसमें आप देखेंगे कि आरबीआई एक्चुअली पैसा अपने पास रख रहा है, बैंक से निकाल रहा है, क्योंकि बैंक्स आरबीआई में जब जमा कर रहे हैं पैसे रोज के रोज, अब एवरेज वो काफी हर दिन नेगेटिव है। मतलब जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई में ही पैसे जमा कर रहे हैं, क्योंकि देने के लिए उनके पास कोई है ही नहीं, कोई क्रेडिट लेने वाला है नहीं। अब आप देखिए, मैं आपको बैंक क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बताता हूं। अब इस FY25 में जो ओवरऑल नॉन फूड बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो 11% है FY25 में, और FY24 में कितना था? 20.2% था। अब आप अगर देखेंगे अप्रैल मार्च से जून के बीच इस साल के जो क्रेडिट ग्रोथ है, तो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो 11% था पिछले फिस्कल में, अब वो 1.2 पे आ गया है। इंडस्ट्री को जो लोन जा रहा है उसमें -0.1 पे आ गया है। लार्ज इंडस्ट्रीज जो है वो -3 पे चले गए हैं। सर्विसेज -0.6 में है। बढ़ोतरी किस में हो रही है? पर्सनल लोन में, गोल्ड लोन में। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ। अभी ये मार्च से जून के बीच आप देखिए, पर्सनल लोन में ग्रोथ हुई है 3.3%। हाउसिंग लोन जो है वो पिछले मार्च से जून के मुकाबले में इस मार्च के जून 2.9 से 1.9 तक आ गया है। बढ़ोतरी देखिए किसमें हुई है? गोल्ड लोन। पिछले साल मार्च टू जून में 20.7% ग्रोथ था, अब वो बढ़ के हो गया 32.7। गोल्ड लोन का मतलब समझे, लोग, छोटे व्यापारी और हाउस होल्ड्स, ये गिरवी रखते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं। गोल्ड जब आप गिरवी रखते हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही खराब कंडीशन में है, ये डिस्ट्रेस
मॉर्गेजिंग कहते हैं इसको। तो मतलब आपके पास और कोई साधन नहीं है, इनकम नहीं है, रेंट नहीं आ रहा है या मजदूरी नहीं आ रही है, तो आप अपना गोल्ड को गिरवी रखते हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपका जो डिमांड है इकोनॉमी में वो बहुत कम गया है, चाहे वो जीडीपी के नंबर्स में ना दिख रहा हो, लेकिन बैंक क्रेडिट में बहुत साफ दिख रहा है। तो ये वजह है कि अब आप रेपो रेट घटाने का कोई मायने नहीं रहता है। लेगा कौन? आप घटा तो दें, सिस्टम में बहुत पैसा आ जाएगा, लेगा कौन? बैंक्स दे नहीं पा रहे हैं, लेने वाले लोग हैं नहीं। बैंक्स रोज के रोज जाके आरबीआई में पैसे जमा करके आते हैं, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ पर डे। क्या होगा रेट घटा के? हाँ, एक चीज थी जो उम्मीद करी जा रही थी कि शायद वो घटा दें, ताकि अभी ये जो टैरिफ के वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा लिक्विडिटी उनको सपोर्ट मिले। लेकिन लिक्विडिटी अब एक्सपोर्टर्स भी तो प्रॉब्लम में है, उनको अनसर्टनिटी है, ऑर्डर्स नया मिल नहीं रहे हैं। अब जो उन्होंने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रखा है, ऑर्डर मिलने के बाद उसको सप्लाई कैसे होगा, नहीं होगा, वो दुविधा में है। तो वो आप बढ़ाएंगे तो आप अगर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे और ज्यादा मनी पंप इन करेंगे सिस्टम में, तो होगा क्या उसका? आखिरकार वो लौट के शाम को आरबीआई के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये है, इसलिए इन्होंने रखा हुआ है। तो सर आपने बहुत ही विस्तार से बताया, लेकिन सर आपने सबसे प्रमुख जो बात बताई कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी है, बैंक जो है बैंकों से कर्ज लेने वाला कोई है नहीं, वापस बैंक पैसा आरबीआई में डाल दे रहे हैं, उससे उनको फायदा भी होता है। और जब कोई लोन लेने वाला नहीं है तो हम गुडी गुडी जो पिक्चर पेश कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, 6.5% इस साल FY के लिए जो है जीडीपी का प्रोजेक्शन है, अगले साल 6.6% है। तो यहाँ से सर फेस्टिव डिमांड भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, फेस्टिव सीजन भी अब नजदीक आ रहा। अगर कर्ज अगर सस्ता होता तो जाहिर है जिन लोगों ने पहले से कर्ज लिया हुआ था, होम लोन खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी ईएमआई कुछ कम होती, उनके उनके घर पे जो महंगाई का बोझ है वो थोड़ा कम होता, तो शायद वो ज्यादा स्पेंडिंग कर सकते थे। हाँ, ये आप कह सकते हैं। फेस्टिव सीजन में लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, वो हर साल होता है और लोग करते हैं। अब हाउसिंग लोन की बात फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, हाउसिंग लोन में भी मार्च और जून के बीच में ये 1.9 पे गिरा है, पहले 2.9 था। अब जब तक इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी, आप फेस्टिवल ओकेजन में खर्च तो करते ही हैं, लेकिन वो फिर आप अभी देखिए, आप जैसे गोल्ड लोन ले रहे हैं, तो क्या ये डिस्ट्रेस कंडीशन में बैंक का लोन अगर सस्ता हो जाए, सस्ता ऑलरेडी हो गया है, लेकिन गोल्ड लोन तो बढ़ रहा है, मतलब गोल्ड मॉर्गेज करके जो लोन लेते हैं वो तो बढ़ रहा है। तो क्या इतना डिमांड है कि आप घटा दें तो फेस्टिव बाइंग बहुत ज़्यादा हो जाए? और देखिए, जब इंडस्ट्रीज लोन लेती हैं तब वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में उसको लगाती है, राइट? पर्सनल लोन जो है वो कंजम्पशन के लिए होता है, कंजम्पशन से इनडायरेक्टली बढ़ता है, ग्रोथ के लिए इम्पेटस होता है पर्सनल लोन से। लेकिन मेन जो लोन लेने वाले हैं वो होते हैं इंडस्ट्री। अब आपके लार्ज इंडस्ट्री नहीं ले रहे हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री नहीं ले रही है, ओवरऑल सिस्टम में ड्रास्टिक देखिए 20%, 20.2% से 11%, आधा हो गया। 11% से अभी मार्च से जून में 1.2% आ गया, एक 1/10 हो गया। तो आप करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। तो सर मेरा सवाल फिर ये है कि आरबीआई गवर्नर ने अपने स्पीच स्टार्ट करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि इंडियन इकोनॉमी होल्ड ब्राइट प्रोस्पेक्ट, देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी।
लेकिन सर आप ये बताइए आप रोबस्ट ग्रोथ जब वो कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हालांकि उन्होंने एक तरफ दूसरी बात कही कि ग्लोबल आउटलुक जो है ग्रोथ को लेकर वो थोड़ा परेशानी का सबब जो है बैंक पूरे सेंट्रल बैंकर्स के लिए बन सकता है। तो इसके बारे में सर थोड़ा विस्तार से बताएं। अ, देखिए, पिछले साल हमारा ग्रोथ था 9.2%। अब वो घट के आ गया है 6.5%। मतलब FY24 में 9.2 था, वो घट के हो गया 6.5। अगले साल आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं वो 6.5 में रहेगा। तो ये रोबस्ट कैसे हो सकता है? ये तो फॉलिंग और स्टैग्नेटेड ग्रोथ की बात हुई, लेकिन वो रोबस्ट इस सेंस में कह रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो मॉडरेट हो रहा है। एक्सपेक्टेशन यही है कि मॉडरेट होगा, क्योंकि ये तारीफ की अनसर्टनिटीज हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डेट लेवल बढ़ रहा है ग्लोबली, हमारा तो हाई है। इन सब वजह से वो कह रहे हैं कि 6.4% इज रोबस्ट। लेकिन आप अगर FY24 से चले जाएं तो हमारा ग्रोथ वहां से 6.5 और फिर आगे 6.5 रहेगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए उसका क्या मतलब होता है। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में रोबस्ट है, बट हमारे लिए तो नहीं। तो बिल्कुल हमारे लिए चिंताजनक है। सर एक और सवाल, लिक्विडिटी सरप्लस गवर्नर ने अपने स्पीच में भी कहा कि लिक्विडिटी सरप्लस है और सर इसके क्या मायने हैं? और लिक्विडिटी ट्रैप की भी बात की जा रही है, इसको किस तरीके से आप बताएंगे? वो जैसे मैंने पहले कहा था कि लिक्विडिटी सरप्लस है, वो कह रहे हैं 3 लाख करोड़ का एवरेज हो गया, वो अबाउट 2 लाख करोड़ के आसपास था। उन्होंने पिछले एमपीसी मीटिंग में कही थी। तो इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि आप बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डाल रहे हैं, मतलब बहुत कैश अवेलेबल है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो आरबीआई में अपना पैसे वापस जमा कर देते हैं। ये लिक्विडिटी ट्रैप है। अब हम लिक्विडिटी ट्रैप में बहुत दिनों से जा चुके हैं। आरबीआई गवर्नर ने पिछले बार ही कहा था कि हम मार्च महीने से ही लिक्विडिटी ट्रैप में है, मतलब सरप्लस में है, और वो सरप्लस 2 लाख करोड़ पर डे था, 3 लाख करोड़ पर डे हो गया है। अब आप याद कीजिए, जब नेशनल लॉकडाउन हुआ था 2020 में, 2020 और 2021 में भी आप देखें वही चीज हुई थी। सीआरआर घटा दिया और रेपो रेट घटा दिया, बहुत पैसे सिस्टम में आ गया, बस लेने वाला कोई नहीं है। आपने लॉकडाउन रखा है, बिजनेसेस बंद, ऑफिसेस बंद, रोजगार खत्म, छोटे बिजनेस बंद। तो वो लिक्विडिटी ट्रैप था कि आपने बहुत पैसे दे दिए, लेकिन वो बैक एंड से आपकी के आरबीआई के बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये ऑपरेशंस का कोई मतलब नहीं है जब जरूरत ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा 3 लाख करोड़ पर डे आपके पास एक्सेस है, क्या मतलब है? ठीक है, आप टाइट नहीं करना चाहते हैं कि कहीं किसी की जरूरत कहीं ऐसी नहीं हो कि सडनली डिमांड आए हो आप, बट ये तो महीनों दर महीनों मार्च से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। तो इट शोज कि हमारा ये जो रोबस्ट ग्रोथ की बात आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो आरबीआई गवर्नर ने कहा, कि वो गलत है। रोबस्ट ग्रोथ है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आप इतना पैसे अवेलेबल करा रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है, तो ले नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि सोने को गिरवी रख के लोग पैसे ले रहे हैं, तो डिस्ट्रेस का साइन है। तो सर तो फिर से लार्जर पिक्चर आप बताएं। एक आपने इकोनॉमी के कई साइकिल्स को देखे हैं, आप उसके गवाह हैं। बैंक क्रेडिट लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? डिस्ट्रेस क्या रूरल अर्बन तो हम सुन रहे थे कई समय से कि अर्बन में एरिया में डिमांड नहीं है, रूरल एरिया में डिमांड आ रहा, लेकिन ये बैंक क्रेडिट क्यों नहीं कोई लेने को तैयार है जबकि इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल है? तो इकोनॉमी में ये किस तरीके के साइन आपको इससे पता चलते हैं? ये दिखाता है कि हमारे इकोनॉमी का ये जो जीडीपी नंबर्स हम दिखाते हैं, जो सरकार रिलीज करती है,
वो असलियत नहीं दिखा रही है, वो एग्जैजरेटेड पिक्चर दिखा रही है। इतनी ग्रोथ नहीं हो रही जितनी दिख रही है, क्योंकि जीडीपी के नंबर के अलावा और कोई नंबर तो दिखा नहीं रहा है कि ये बढ़ रहा है। अब बैंक क्रेडिट कौन लेता है? मोटे मोटे तौर पे, जैसे हमने वो जो गवर्नर साहब नॉन फूड की बात कर रहे थे, तो उसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है और कंज्यूमर्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं। अब इन सब में भारी गिरावट है, एक्सेप्ट ये पर्सनल लोन जो आप गोल्ड को मॉर्टगेज करके लेते हैं। ये बैंक नॉर्मल बैंक क्रेडिट नहीं है। ये आप गोल्ड को गिरवी रख के लेते हैं, तो उसमें उसको एक्चुअली खैर अब इंडस्ट्री क्यों नहीं ले रही है? इंडस्ट्री में एक सेगमेंट है जिसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट है, वो है स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट है। और हमारा इकोनॉमी में जो मीडियम और लार्ज है, ये दोनों में नेगेटिव जा रही है इस साल। तो जितने मैन्युफैक्चरिंग या अदर एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो रहा है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए कम हो रहा है। और वो शायद जो ले भी रहे हैं तो वो वर्किंग कैपिटल के लिए रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रहे हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लोन लेके, तब हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, नौकरियां ज़्यादा मिल रही हैं, है ना? मतलब इकोनॉमी में डिमांड है। तो डिमांड नहीं है तो हम इंडस्ट्री वाले पैसे ले नहीं रहे हैं, वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर इंडस्ट्री जो हमारा 60% से ज़्यादा है इकोनॉमी का, उनका भी घटता जा रहा है। तो मतलब सर्विसेज सेक्टर भी कम हो रहा है। जो ग्रोथ होना चाहिए 6.5 ग्रोथ छोड़िए, माइनस 0.6% ग्रोथ है मार्च से जून के बीच का। ये आरबीआई के डेटा है। बाकी पर्सनल में ही थोड़ा बहुत ग्रोथ है, लेकिन जैसे मैंने बताया हाउसिंग सेक्टर जो 50% से ज़्यादा पर्सनल लोन को अकाउंट करती है, उसमें जस्ट 3.3% का ही ग्रोथ हुआ है इस साल। और ये पिछले साल के मुकाबले में कम है। पिछले साल ये था ज़्यादा। तो कुल मिला के किसके लिए मतलब कोई ले क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपके पास है ही नहीं डिमांड। क्या करेंगे लेके लोन? बैंक क्रेडिट लेके क्या करेंगे? एक्चुअली ये जो ग्रोथ हम प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, रोबस्ट है कहते हैं, आप जानते हैं ये नंबर्स, जो क्रेडिबिलिटी है हमारे नंबर्स की, वो 2015 से उठाए जा रहे हैं, जब से 2011-12 जीडीपी सीरीज लाई गई। तो उस समय के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा था 2.5 से 3.7 परसेंटेज पॉइंट जीडीपी ग्रोथ जो है उसको ज्यादा करके आंका गया 2012 से 2017 तक के बीच में। तो ये 6.5 भी कुछ इसी तरह का लगता है। अगर वाकई इतना रोबस्ट ग्रोथ है तो बैंक क्रेडिट पिछले साल तो 11% पे आ गया था, अब वो 1.2% पे आ गया है। ये क्यों हो रहा है? तो सर आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। तो सर आपने अरविंद सुब्रमण्यम का नाम लिया, मुझे रघुराम राजन भी याद आ रहे हैं। उन्होंने जब 5% भी ग्रोथ नहीं है इसका जिक्र किया था, तो बहुत ही ह्यू एंड क्राई जो है मौजूदा सत्ता पक्ष की तरफ से देखने को मिला था। उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। लेकिन सर एक और मैं आपके ध्यान खींचना चाहूंगा एफडीआई और एफपीआई पे। एफडीआई इंडिया में लगातार घट रहा, जो हमारे यहाँ विदेशी निवेश जो आता है प्रत्यक्ष तौर पर, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो बाहर जा रहा, इसको किस तरीके से आप सर डिफाइन करेंगे? ये दोनों ही चीजें वही चीज दिखाती हैं कि हमारा ग्रोथ वो नहीं है जो दिख रहा है। अगर हमारा इकोनॉमी बहुत रोबस्ट 6.5% में ग्रो करती है तो फिर हमारे पास एफडीआई आने चाहिए, एफपीआई भी आने चाहिए। अब जो एफडीआई है वो FY25, मतलब ये जो बीता फिस्कल है,
उसमें 550 मिलियन पे आ गया था, और वो जो फॉल था पिछले फिस्कल के हिसाब से वो 95% या उससे ज्यादा फॉल था। तो ये हमारी हालत हो गई है, और पिछले 4-5 फिस्कल से वो एफडीआई नीचे जा रही है। तो एफडीआई नीचे आ रही है मतलब क्या होता है, कुछ जो प्रॉफिट है वो रिपैट्रिएट हो जाता है, निकाल लेते हैं, या फिर कम, हमारा नेट डाउन हुआ है, ग्रॉस नहीं डाउन हुआ है। तो इसका मतलब है कि आ रहा है लेकिन ज्यादा निकाल के लेके जा रहे हैं, तो उसका मतलब है उनको कहीं और ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। हमारा यहाँ पे उनको आउटलुक अच्छा नहीं लग रहा है। एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के मुद्दे से किया जाता है। अब वो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, अब उनको लग रहा है कि शायद वो लॉन्ग टर्म वाली बात नहीं रही, क्योंकि ये 4-5 साल से गिरता जा रहा है, ड्रास्टिक गिरा है, अब मिलियंस में आ गया है। और एफपीआई जो है ये स्टॉक मार्केट में ज्यादातर ये जो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इसको हॉट मनी कहा जाता है। ये मार्केट सेंटिमेंट में चलते हैं, आज अच्छा है, कल कुछ बैड न्यूज आ गया तो फिर वो निकाल के ले गए। उसमें अभी लगातार आउटफ्लो हो रहा है, मतलब जा रहे हैं। ये आपको याद होगा पिछले साल भी यही हुई थी, चाइना की तरफ जा रहा था, यूएस में वापस जा रहा था, और वो ग्लोबली हो रहा था। तो अभी मैंने ग्लोबल डेटा तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे यहाँ से अब जाना शुरू हो गया है फिर से। तो ये सब चिंताजनक चीज है। उसके मतलब ये है कि अगर एफडीआई कम होता है तो ओवरऑल आउटलुक जो है आपके इकोनॉमिक का, ग्रोथ का और पोटेंशियल का, वो कम हुआ है। और जब हॉट मनी एफपीआई एफआईआई चले जाते हैं, उसका मतलब है कि मार्केट सेंटिमेंट कमजोर है। ये दोनों ही चीजें पॉइंट आउट करता है कि आपका ग्रोथ वैसा नहीं है, या आउटलुक वैसा नहीं है। आप जो कहते हैं, लेकिन बाहर वाले नहीं सोच रहे हैं ऐसा। फॉरेन तो सर इन्वेस्टर्स जो है, तो सर आपने एफपीआई को लेकर बात हुआ, मैं एक डेटा देख रहा था सर कि जुलाई महीने में करीब 27,000 करोड़ की सेलिंग जो है एफपीआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में किया, जिसके चलते मार्केट थोड़ा सबड्यूड जो है इन दिनों नजर आ रहा। लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे, आखिरी सवाल मैं समअप करना चाहूंगा। गवर्नर ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर कुछ भी अपने भाषण में नहीं बोला, जो कि बाजार लगातार इस बात की उम्मीद कर रहा था कि शायद वो टैरिफ को लेकर उसके जो फॉलआउट्स होंगे इंडियन इकोनॉमी पे, उसका शायद जिक्र होगा, लेकिन उसको बाईपास कर गए गवर्नर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि जैसे और लोग सरकार में बात नहीं करना चाहते हैं कि टैरिफ को लेके, सिर्फ एक स्टेटमेंट आती है, वो भी कई बार ट्विटर पे आती है। पिछले बार एमईए का जो स्टर्न मैसेज था वो 10:30 बजे रात को ट्विटर पे आया। तो मेरे ख्याल से वो गवर्नर बहुत कॉशियस है, वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं, और शायद ना भी कहना सही है। ये बहुत ही नाजुक दौर है हमारे लिए। ट्रम्प तो रोज ही धमकी दे रहे हैं, और हम कुछ करने की स्थिति में है भी नहीं। इतनी बड़ी पावरफुल इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर है, अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट है उनका, कुछ भी कर सकते हैं। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। पहले रशियन ऑयल उनके लिए इशू नहीं था, अब हो गया है। पहले यूक्रेन को ह्यूमिलिएट करते थे, अब वो कह रहे हैं कि आप क्यों रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। कल को रशिया से उनका टाई अप हो गया, पुतिन से ट्रेड डील हो गई, तो फिर वो पता नहीं क्या करेंगे। शायद हमारे लिए अच्छा हो। और वैसे ही चाइना के साथ भी वैसे ही है। उन पहले तो 145 और क्या क्या लगा रखा था टैरिफ, अब वो घट के 36% पे आ गया है, और अब वो मिलना जहाँ चाहते हैं उनसे, जाहिर से। तो ऐसे स्थिति में जब, अच्छा एक और बात बताऊं, इंडिया के पास कोई बहुत ऑप्शन भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन की तरह या जापान की तरह या कोरिया की तरह आप ये नहीं कह सकते हैं हम 500 बिलियन इन्वेस्ट कर देंगे यूएस में। हमारा कुल 17-18 बिलियन साल का इन्वेस्टमेंट है आउटसाइड, और वो भी हमारे प्राइवेट कंपनीज करती हैं, गवर्नमेंट नहीं करती है। तो ये 500-600 बिलियन तो हम दे नहीं सकते। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि आप जाके कुछ वहाँ पे
प्लांट सेटअप कर लें या कुछ कर लें, ना पैसा है ना टेक्नोलॉजी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर को आप ओपन अप नहीं कर सकते, ये पहले से ही है, बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज़ है। और ऊपर से उन्होंने जीएम फूड की बात करी है, सोया और कॉर्न, उन्होंने कहा कि हम, उनको पहले ये पेशकश करी गई थी कि आप नॉन जीएम सोया और कॉर्न आप दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा हम फर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम, ये ग्रो होता है ऐसे ही, मतलब कोई अलग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जीएम सोया हो रहा है और कॉर्न हो रहा है और दूसरी जगह नॉन जीएम हो रहा है, तो ये हम नहीं कर सकते। मिल्क के बारे में आपको पता है, डेयरी प्रोडक्ट के बारे में, कि उनके कैटल फीड में एनिमल पार्ट्स होते हैं, तो हमने उसको नॉन वेज मिल्क बोल रखा है, तो हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकते। तो आप ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना नए सेक्टर ओपन अप कर सकते हैं, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब जैसे मैं कल प्रणब सेन साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बढ़िया तरीका यही है, आप नेगोशिएट करते रहें, वो तो बंद नहीं हुआ है, और वहां से जो निकल के आता है वो देखिए, ऊपर से कोई आपको कंसेशन या ऑफर करने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल वाला समय है, आप ना कुछ करते बन रहा है, और ये थ्रेट बहुत बड़ा थ्रेट है जिसमें आपके सारे इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, बड़े बड़े, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे जेम्स ज्वेलरी और टेक्सटाइल हो। तो शायद वो इस बारे में कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव है, जिस तरह से ट्रम्प धमकी देते हैं, वो फिर बिगड़ गए कि इंडिया कह रही है कि हम रशिया से तो ऑयल खरीदते रहेंगे। तो अच्छा ही है गवर्नर साहब ने उससे अपने आप को अलग रखा, और ये वाइज थिंग टू बी, सही है। तो बिल्कुल आपने सर वाइज थिंकिंग बताया गवर्नर के पार्ट पे, जो कि बाजार उम्मीद कर रहा था, क्योंकि टैरिफ का इम्पैक्ट जो है, कहा जा रहा है कि जीडीपी पे थोड़ा बहुत पड़ सकता है और उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी उसको ओवरकम करने के लिए। लेकिन आपने सर बहुत ही विस्तार से बताया क्यों रेपो रेट कटौती नहीं की गई, साथ ही साथ किस तरीके से डिस्ट्रेस जो है नजर आ रहा है इकोनॉमी में, क्योंकि गोल्ड लोन तो लोग ले रहे हैं, गोल्ड लोन ले रहे हैं, लेकिन बैंक क्रेडिट जो है वो नहीं बढ़ रहा, जो ऐसे सेक्टर्स में जहां पे रोजगार का सृजन होता है। और साथ ही साथ आपने टैरिफ को लेकर भी विस्तार से बताया कि किस तरीके का ट्रम्प का जो रुख है उसमें भारत किस तरीके से बिल्कुल बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए। प्रसन्ना मोहंती सर हमारे साथ विस्तार से आपने आरबीआई की एमपीसी बैठक के नतीजों को लेकर हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और दर्शकों आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक द फेडरल देश हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो सुझाव दें, हमारे वीडियो पे कमेंट करें, उसका हम स्वागत करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे शो में। और प्रसन्ना सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।